बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम करंट अफेयर्स का शो करते हैं। करंट अफेयर्स का मतलब हालात हाज़रा, मतलब कि जो मौजूदा हालात पाकिस्तान के या मुल्क के चल रहे होते हैं। सो अगर मैं पाकिस्तान के और अपने मुल्क के मौजूदा हालात का वन लाइनर आपको दूँ तो वो वन लाइनर ये बनता है कि मुल्क का वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ है वो कतर में है, इमरान खान जलसों में है और इस मुल्क की आवाम पानी में है। जी हाँ, ये एक वन लाइनर है आज के पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का। पूरा मुल्क का जो बेशतर हिस्सा है वो सैलाब में डूबा हुआ है। कौन सी ऐसी जगह शायद ही होगी जहाँ पर सैलाब ने अपनी तबाहकारियाँ नहीं की। माजी में जब सैलाब आते थे तो लोगों का माल मवेशी चला जाता था, ये एक नॉर्मल बात होती थी कि ठीक है जी अब सैलाब आया है तो लोगों का माल मवेशी से इफ़ेक्ट होता था। लेकिन इस दफ़ा जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं उसमें हमने देखा है कि ज़िंदा बच्चे ये सैलाब निगल गया है, औरतें, ख़वातीन, उनके घर की एक एक चीज़ सैलाब बहा कर ले गए। लेकिन ऐसे में हमारे हुक्मरान हैं कि वो एक बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। इसलिए कह रही हूँ कि वो बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं क्योंकि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे मुल्क का चीफ़ एग्जीक्यूटिव इस वक्त कतर में है, बमा अपनी पूरी की पूरी कैबिनेट के, और आज जिस टाइम पर मैं आपसे बात कर रही हूँ थोड़ी देर पहले ही कुछ तस्वीर आए, कुछ मनाजर आए। हमारे मुल्क के चीफ़ एग्जीक्यूटिव ने आज उस फुटबॉल ग्राउंड का दौरा किया कतर में जहाँ पर वर्ल्ड कप होने जा रहा है, और यहाँ पर जो पाकिस्तान की आवाम है वो रो रही है, वो तरस रही है, इसलिए क्योंकि हर तरफ पाकिस्तान में सैलाब की वजह से मौत का राज है। सिर्फ मुल्क के चीफ़ एग्जीक्यूटिव ही क्यों, अगर मैं मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर की बात करूं जो कि इमरान खान हैं, उनको इससे कोई गर्ज नहीं है कि सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, बलूचिस्तान में सैलाब ने आवाम के साथ क्या तबाहकारियाँ की हैं। उनको सिर्फ एक चीज़ की गर्ज है, कहीं पर सूखी जगह ढूंढते हैं, जैसे कि आज उनको मिल गई सूखी जगह और वहाँ पर उन्होंने अपना जलसा कर दिया। उनका अपना ही एक नैरेटिव है, उनका अपना ही एक तरीक़ा है, उनकी अपनी एक अप्रोच है पाकिस्तान में सियासत करने की और अपने आप को आवाम में प्रेजेंट करने की। वो एक बहुत ही मशहूर एक मुहावरा है या कोट कह लूँ, वो कहते हैं तंग आमद बजंग आमद। सिर्फ सैलाब ही नहीं, बिजली के बिल्स ने भी आवाम को बहुत तंग किया हुआ है। इस हद तक आवाम को तंग किया हुआ है कि आवाम सरापा एहतजाज है। हम देख रहे थे कि वापटा के दफातर पर हमला हो रहा है, लोग अपने बिल्स को जला रहे हैं, लेकिन हमारे हुक्मरानों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। हालात बेहतर करने थे, मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना था। हालात बेहतर और तरक्की की राह पर गामजन करना तो दूर की बात, सैलाब की तबाहकारियों से हमारे हुक्मरान नहीं निबर पा रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने पूरी दुनिया से अपील करना शुरू कर दी है। जिन्होंने हमें बचाना था उन्होंने अपने बचाव के लिए पूरी दुनिया से अपील करना शुरू कर दिया कि खुदारा हमें आके बचाइए। तो वन लाइनर अगर मैं अपने इब्तिदाई की एंडिंग में दूं आज की पाकिस्तान की सूरत हाल का, तो बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात श्रीलंका के हालात की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज के पैनलिस्ट आपके सामने हसन खाबर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। जाफर इकबाल साहब PMLN से उनका ताल्लुक है, रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट। तारिक महमूद साहब हमें ज्वाइन करेंगे, सीनियर एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, तज्जियाकार हैं। तीनों मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जाफर इकबाल साहब, तारिक साहब आप मेरे साथ बने रहिए क्योंकि मेरे ख्याल से आप मेरे शो में बैलेंस ही करेंगे, जो पंजाब की हुकूमत कहेगी और जो वफाक की हुकूमत कहेगी। ज़रा वफाकी हुकूमत को सुन लेते हैं। जाफर भाई अस्सलाम वालेकुम, मुझे पता है आप अपने हल्के के अंदर एक तवील अरसा गुजार कर आए हैं, बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर बहुत क्लैरिटी है सियासत करने की। काश ये क्लैरिटी, काश ये टैक्टिक्स, काश ये दावपेच मेरे मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव में भी होते। आपको कैसा लगा बहैसियत एक पाकिस्तानी, बहैसियत एक PMLN नहीं, बहैसियत एक पाकिस्तानी, आपको कैसा लगा कि मेरे मुल्क का आधा जो रकबा है वो सैलाब में डूबा है, लेकिन मेरे मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव कतर के अंदर फुटबॉल ग्राउंड का दौरा कर रहा है। ऐसे में जब आप वोट लेने के लिए आवाम में जाएंगे, आवाम आपसे कैसे रिलेट कर पाएगी? क्या ये अच्छे ऑप्टिक्स लगे आपको सर? मिनिश बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि मेरा लीडर, मेरे मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव शहबाज स्पीड वज़राए आला से पहले डेरा इस्माइल खान भी पहुंचा, टांक भी पहुंचा, और मैं उन दिनों का गवाह हूँ, चश्मदीद गवाह हूँ कि जब पोप फूटती थी, जब हेली फ्लाई कर सकता है तो शहबाज शरीफ फ्लाई करके पहुंचा। कहाँ पहुंचा? KPK,
और रिक्वेस्टेड द चीफ मिनिस्टर बट ही वॉज नॉट देयर। उनको आना नहीं था, वो नहीं आए। फिर उसके बाद कहाँ पहुंचे? राजनपुर पहुंचे, डेरा गाजी खान पहुंचे। वॉज चीफ मिनिस्टर देयर? नो, चीफ मिनिस्टर वॉज बिजी समवेयर एल्स, चौधरी परवेज इलाही। और उससे पहले बलोचिस्तान भी कौन गया? शहबाज शरीफ गया, शहबाज स्पीड से गया। और वो ये अमूर निपटा के, वहाँ देख के, फैसले करके, और जो हुकूमत के पास वसाइल थे, वो आपकी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, आपकी सिपाह हो, आपके जो हंगामी हालात में काम करने के इदारे हों, उनको डिप्यूट करके क्लियर कट डायरेक्शन दे के, और जो वसाइल वफाकी हुकूमत के पास हैं उनका भी बता के कि ये हाजिर हैं, हम आपको देंगे। और फिर 2-2:30 बजे वापस इस्लामाबाद पहुंच के अपने बाकी अमूर भी निपटाते रहे। कतर क्यों है आज मेरा कायद? कतर क्यों है आज? और उस फुटबॉल स्टेडियम में क्यों है? इसलिए कि उस फुटबॉल स्टेडियम में जो फुटबॉल इस्तेमाल होगा वो पाकिस्तान का बना हुआ है। वो इसलिए गया है कि वो तजारत जिससे पैसा आएगा, जिसको चीफ एग्जीक्यूटिव समेत सूबों के लोग भी इस्तेमाल करेंगे, वो उस तजारत को मज़ीद बेहतर करने के लिए, एप्रिशिएट करने के लिए। और वो कतर क्यों है? कतर इसलिए है कि पिछली नालायक हुकूमत ने तेल और गैस के सस्ते मुआहदे नहीं किए। मुझे अपने वो बिजली के प्लांट जो गैस पे चल सकते थे, जो LNG पे चल सकते थे, वो फर्नेस ऑयल पे महंगे दामों चलाने पड़े और महंगी बिजली पैदा करने पड़ी। हम उनके पास इसलिए गए हैं, हम उनके पास इसलिए भी गए हैं कि आप आइए और सी पैक के मंसूबे जहां रुके थे, 3.5 साल कोई काम नहीं हुआ, आइए आप इन्वेस्ट करिए। और आज की खबरें हैं, वहां के बिजनेसमैन से मिले जिनके पास सरमाया है लेकिन कतर में लगाने की जगह नहीं। उनको कहा कि आइए पाकिस्तान के अंदर आके सरमाया लगाइए। वो सरमाया आएगा। मैं अभी हेडलाइंस देख रहा था, आपकी बात नहीं सुन सका, नीचे पट्टी चल रही थी कि अगर अहदाफ ना हासिल कर सके फलां टैक्स लगेंगे। अहदाफ हासिल करने के लिए वो वहां पहुंचे हैं और ये पहुंचना जरूरी था। मांगने गए थे कतर? जी मांगने नहीं गए थे, कारोबार की दावत देने गए थे कि आइए। जिस तरह ओमान वालों ने एग्री किया कि वो $2 अरब लगाएंगे, कहां लगाएंगे? जिसके लिए 3.5 साल इमरान खान, जमीन कौन खरीद के गया? रेलवे लाइन के लिए, जो डाउन सखर शुरू होके और गवादर चक जाएगी, ख्वाजा साद रफीक और मियां नवाज शरीफ। और 3.5 साल में ये नलायक उसकी फिजिबिलिटी, उसके लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं कर सके। हम आए, हमने किया। ओमान इज गोइंग टू इन्वेस्ट 2 बिलियन डॉलर जो आपकी रेलवे लाइन गवादर को कनेक्ट करेगी। कतर को भी यही दावत दी है, आइए। आप सड़कों पे लगाना चाहते हैं, बिजली के कारखानों पे लगाना चाहते हैं, LNG टर्मिनल पे लगाना चाहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आना चाहते हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पे आना चाहते हैं। पॉइंट आ गया, आपने मुझे बहुत हम ये हौसला कहने दिया। गए हैं, हमारे पास अफरादी कुव्वत है, बहुत अच्छी बात है, हमारे पास रॉ प्रोडक्ट है, हमारे पास जगह है, आइए कारोबार कीजिए। ठीक है, मुझे आपने हौसला दिया। जो आपने सवाल उठाया ना, वो मुझे आगे लेकर जाने की इजाज़त दीजिए। बाकी दोनों पैनलिस्ट भी इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले हसन खावर साहब, अस्सलाम वालेकुम। हसन, बाकी सब बातें तो एक तरफ, आप अपना बिल्कुल मौक़िफ़ दीजिएगा, लेकिन ये जो एक बड़ा सवाल है जो जाफ़र इकबाल PMLN कर रही है कि उनके लीडर शहबाज स्पीड हैं, जो कि ऑलमोस्ट हर सैलाब ज़दा इलाके में, ऑलमोस्ट जितने में वो जा सकते थे वो पहुँचे, लेकिन चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही नहीं पहुँचे, इमरान खान नहीं पहुँचे। क्यों नहीं गए? मतलब आप जिनके स्पोक्स पर्सन थे, विच वॉज उस्मान बुज़दार साहब, उनका इलाका सैलाब में डूबा हुआ है, परवेज़ इलाही तो वहाँ तक नहीं गए, क्यों? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखिए, बात ये है, पहले तो मैं आपको बीने शेख हूँ, मैं इसका आपको जवाब देता हूँ, लेकिन मुझे इस कदर अफसोस हो रहा है कि हमारे मुल्क के अंदर लोग मार रहे हैं, लोग मुश्किल के अंदर हैं, और हम ये मौका भी नहीं जाने देना चाहते सियासत के लिए। देखिए, अब मैं आपको अपने सवाल का जवाब देता हूँ, लेकिन मेरे दिल को तकलीफ हो रही है बात करते हैं कि लोग हमारे यहाँ उनके ऊपर सियासत कर रहे हैं इधर। लेकिन आपको शहबाज साहब का स्टाइल तो पता है, हमेशा से फोटो शूट के वो माहिर रहे हैं। वो जाते हैं अपना फोटो शूट, पहले आपने देखा नहीं हेलीकॉप्टर की तस्वीर आई, उन्होंने कहा शहबाज साहब आपकी वीडियो बनने लगी है, तो वो ऐसे करके मीटिंग करने लग गए। ये तस्वीरों के सारे तरीके हैं। वो कतर पहुंच गए हैं, वो ठेकों की बातें, वो ये सारी कहानी शुरू हो गई, अपने आप को NRO 2 दिया, उसके बाद ये बातें शुरू हो गई। इसको ये पिछले 5 साल बेवकूफ बना चुके हैं, 2013 से 18 तक। अब लोग बार बार नहीं इन बातों में बेवकूफ बनेंगे। जिस हाल में इकोनॉमी छोड़ के गए थे, हमें पता है कितनी इन्वेस्टमेंट थी और क्या हो रहा था और किसके अकाउंट भर रहे थे। और एनीवे,
बाकी रह गई आपकी जहाँ तक सैलाब सदगान की बात है, मैं आपको बता दूं कि पंजाब हुकूमत के बस में जो है वो कर रहे हैं। आपने उस्मान बुज़दार साहब की बात की, उस्मान बुज़दार साहब तो आज फिर तौसा और डीजी खान पहुंचे हैं, उस दिन भी वहाँ थे, उन्होंने मौके पर उसकी निगरानी की और तमाम जो लोग हैं वो अपने अपने इलाकों में जाके मोहसिन लगारी साहब गए। यहाँ पे हमारा तरीका वो नहीं है कि एक शख्स जाकर 4 तस्वीरें खिंचवाए और काम रुक जाए। लेकिन मैं आपको फिर ये बात करूं कि आप सैलाब सदगान के लिए जो रिलीफ ऑपरेशन है उसकी बात ज़रूर करें, लेकिन आई रिफ्यूज़ टू डू पॉलिटिक्स ऑन दिस। मैं सैलाब सदगान के ऊपर, इस आफत के ऊपर मैं कोई सियासी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरी ख्वाहिश ये है कि तमाम सियासी जमातें, तमाम हुकूमतें सियासत को भुला के मुतफिक होकर उनके रिलीफ के लिए काम करें। आई विल नॉट बी पार्ट ऑफ अ डिस्कशन जिसमें मैं इस ब्लेम गेम में पढ़ूँ सैलाब सदगान के। ठीक है, आर यू डन विद द कमेंट राइट नाउ? आई विल गेट बैक टू यू सर। तारिक महमूद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। मैंने दोनों पॉलिटिशियन से पूछा, दोनों लीडिंग पॉलिटिकल पार्टीज से पूछा। ऑब्वियसली जस्टिफिकेशन तो कोई भी नहीं दे पा रहा सॉलिड किस्म की सैलाब ज़दगान और उनके हवाले से जो भी रिलीफ का काम हुकूमतों को करना चाहिए, लेट इट बी पंजाब और लेट इट बी द फेडरल गवर्नमेंट। लेकिन सर लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट मीडिया। मैं आपकी और अपनी बात कर लेती हूँ, हम मीडिया की बात कर लेते हैं। क्या मीडिया जस्टिफाई कर रहा है जो सैलाब की तबाहकारियाँ हो रही हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, या सिर्फ और सिर्फ मीडिया ये कह करके बरियो ज़िम्मा हो सकता है कि भाई हम तो वो दिखाएंगे ना जो सियासतदान करेंगे? क्या सिर्फ मीडिया का काम सियासतदानों को कवर करना है? दैट्स इट? नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका और बहुत अच्छी बात आपने की है। मामला ये है कि हमने तो बहुत ज़्यादा गफलत का मुजाहरा किया है। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि हमारी तवज्जो ये है कि शहबाज गिल ने केला खाया है या नहीं खाया, उसने दलिया खाया है नहीं खाया, मोबाइल बरामद हुआ नहीं बरामद हुआ, इमरान खान साहब वहाँ से निकले या नहीं निकले, शहबाज साहब ने ये किया वो नहीं किया। और अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि जो इफ़ेक्टेड एरिया हैं वहाँ पे वैसे भी आम हालात के अंदर हमारी कवरेजेस और वहाँ के इश्यूज़ को हाईलाइट करना वो हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें ना होने के बराबर है। यानी बलूचिस्तान के इश्यूज़ हैं हम नहीं दिखाते हैं, वहाँ कई दिनों से तबाही आ रही थी, किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने जिस तरह से उसको फोकस किया जाना चाहिए था वो नहीं किया। इसी तरीके से जो साउथ पंजाब का इलाका है वहाँ के इश्यूज़ भी जिस तरह से आम हालात में भी हाईलाइट होने चाहिए वो नहीं हाईलाइट होते। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि कराची, लाहौर और इस्लामाबाद ये हमारे न्यूज़ के मरकज़ हैं, ये हब हैं। यहाँ की ज़रा सी चीज़ भी जो है वो हाईलाइट होती है। एक SHO भी तब्दील होता है तो आप उसके टिकर चलते हुए देखते हैं। लेकिन इन जगह से हट के आप चले जाएं, इंक्लूडिंग मैं KPK की भी बात करूँगा, तो बड़े बड़े वाक़यात हो जाते हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें 100 लोग शहीद हुए हैं। लेकिन वो ख़बर शायद हमारे मीडिया के ऊपर आधा घंटा चलती है। ना हमारे पास रिसोर्सेज हैं, ना मीडिया ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, ना वहाँ क्वालिटेटिव ह्यूमन रिसोर्स बनाई है। तो ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम सहल पसंद भी हैं, हम कम खर्चों में काम करना चाहते हैं। बड़ा आसान सा काम है कि मैंने और आपने जो है ना वो लाइटें ऑन की और उसी के ऊपर 3 गेस्ट बिठाए, एक डिस्कशन कर ली, मैं उठा, किसी और ने वो कुर्सी संभाली, उसने वो काम करना शुरू कर दिया। तो हमने भी आसानी ढूंढ रखी है, ना हम इन्वेस्टिगेटिव काम करते हैं, ना आवाम के इश्यूज़ पे काम करते हैं। फिर पोलराइजेशन हो गई है और इतनी शदीद पोलराइजेशन हो गई है जिसके अंदर सच आप बताने को तैयार नहीं है। अब वाज़े नज़र आने लग गया है कि कौन सा आदमी जो है वो किस पॉलिटिकल पार्टी का तर्जुमान है। वो कहते अपने आप को मीडिया पर्सन हैं, जर्नलिस्ट हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि वो इतना हमने अपनी हुदूद क्रॉस कर दिए हैं, अपनी ख्वाहिशात हमने इतनी बढ़ा ली हैं कि हमारे तज्जिए जो हैं वो अब लगता यह है कि वो किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, वो आवाम को सच बताने के लिए नहीं है। तो ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है मीडिया के अंदर। अब जो ये बात आई फ़ोटो के हवाले से जो जाफ़र इकबाल साहब ने की और हसन खबर साहब, दोनों बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं। हसन खबर साहब को तो ब्यूरोक्रेसी के हवाले से और सिविल सर्विसेज के हवाले से भी एक्सपर्टीज़ हैं। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि कुदरती आफात दुनिया के अंदर होती हैं, आती हैं, लेकिन एक विजनरी जो सिचुएशन होती है जिसके अंदर बैठकर हुकूमतें या पॉलिटिकल पार्टीज़ ये तय करती हैं कि ये जो सूरत हाल है उससे कैसे निपटा जाए, वो है ही नहीं हमारे यहाँ। हम 4 दिन पहले रो रहे होते हैं कि मुल्क खुश्क साली का शिकार है, पानी की शॉर्टेज है, पानी नहीं मिल रहा, और 4 दिन के बाद जो है वो हम करोड़ों गैलन पानी जो है वो ज़ाया हो रहा होता है और वही पानी हमें नुकसान पहुंचा रहा होता है। और तवातुर के साथ ये होता है। हम डैम पे सियासत करते हैं, फोटोशूट की बात हसन भाई ने की, कोई पीछे नहीं है उसके अंदर, चाहे वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हों, चाहे वो नोटेबल हों, किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हों।
चाहे वो PMLN के हों, PTI के हों। मुझे याद है आरिफ अलवी साहब सदर पाकिस्तान की वो तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, वो कश्ती लेके बैठे हुए थे। फैसल वाडा साहब हो, अली जैदी साहब हो, कराची में बारिश हो, हलीम आदिल शेख साहब और PTI की सारी लीडरशिप खड़ी होती है। यही काम दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, आटे के थैले लेके लोगों को जो है ना ह्यूमिलिएट करने के लिए तस्वीरें खिंचवा के और घी के डब्बे दे के जो है ना वो कर रहे होते हैं। तो हमारी तवज्जो पॉलिसी के ऊपर, कोई विजनरी डिसीजन करने के ऊपर है नहीं अनफॉर्चुनेट, जिसकी वजह से ये होता है कि एक कोई चीज होती है, हम टेम्परेरी अरेंजमेंट करते हैं, उसके लिए अरबों रुपए मुख्तस करते हैं और वो भी खा जाते हैं, यानी वो भी गरीब लोगों को नहीं पहुंचाते, वो भी सही तरीके से नहीं होती और बाद में दास्तानें होती हैं कि जी आप आटा भी खा गए, आप चीनी भी खा गए, टेंट के पैसे भी खा गए, बारिशों से जो किसी को घर बना के देना था वो भी खा गए। और उसमें कोई भी, यही ब्यूरोक्रेसी जो है वो पीपल्स पार्टी, PTI, PMLN सबके साथ खेलती रहती है। सब लोग जो है ना याशी करते रहते हैं, ऊपर कुछ लोग बैठते हैं, वो अपना हिस्सा वसूल करते हैं, चले जाते हैं और ये सर्किल चलता रहता है। आज इस आफत पे रो रहे, कल किसी और आफत पे रोएंगे, परसों किसी और आफत पे रोएंगे। लाउड एंड क्लियर, गॉट योर पॉइंट। मुझे एक ब्रेक लेने की इजाज़त दीजिए, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन प्रोग्राम का वक्त अभी ख़त्म नहीं हुआ। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो जो बड़ी खबर है वो ये है कि इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि वो खुद इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जाएंगे और ज़मानत लेंगे। और इस ऐलान के साथ ही अगर मैं ये कहूँ कि सियासी और कानूनी जंग का पहला राउंड इमरान खान जीत गए हैं और मुखालफिन अभी तक नाकाम हैं तो गलत नहीं होगा। इस बारे में हम बात करेंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग सीधी बात बीर सलीम के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीर सलीम के साथ और आज सीधी बात जोन में है जी हसन खावर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जाफर इकबाल PMLN से, तारिक महमूद साहब हैं, एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं। तीनों मेहमानों को खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम एक दफ़ा फिर से। हसन खावर साहब, शहबाज गिल साहब को जुडिशल कर दिया गया, दोबारा वो वापस आ जाएंगे पंजाब की हदूद में। ये आज के दिन के लिए आप लोगों की एक विक्ट्री है। राना सनाउल्लाह और उनकी हुकूमत की ये आज के दिन के लिए हार है, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी जो प्ली है वो बिल्कुल कैंसिल हो गई थी। लेकिन सवाल मेरा ये है कि राना सनाउल्लाह साहब ने बहुत संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं। उनका ये कहना है कि शहबाज गिल साहब के पास से जो सैटेलाइट फ़ोन बरामद हुआ है उससे इंडिया राब्ता होता था, इंडिया तक कॉल्स की जाती थी। दिस इज़ अ वेरी वेरी सीरियस एलिगेशन। देखिए, बात यह है कि इससे ही जाहिर होता है कि वो किस कदर जो है बौखलाहट का शिकार है और आप कैसी मतलब बेसरोपा बातें कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताएं, आपने कहा आज हमारी जीत होगी। हमारी जीत है कि इंसाफ की जीत है? उस शख्स पे केस क्या है? उस शख्स पे केस है कि उसने मीडिया पे एक स्टेटमेंट दी जिस पे कुछ लोगों को एतराज़ है। अगर खिलाफ कानून बात की चला दें केस। उसको आप पकड़ के तशद्दुद का निशाना बना रही हैं, एक एग्जाम्पल बना रही हैं। उसके साथ जो कर रही हैं, कभी पार्लियामेंट लॉजेस पे छापे मार रही हैं, कभी अजीबोगरीब बातें कर रही हैं। सिर्फ इसलिए क्यों कर रही हैं? कौम को नहीं पता, किसी को नहीं पता क्यों कर रही हैं। सिर्फ इसलिए कर रही हैं कि एक रैंडम स्टेटमेंट को जोड़ा जाए किसी तरह पार्टी से, क्योंकि 17 जुलाई के बाद ये तो जाहिर हो गया कि सियासी मैदान में तो मुकाबला नहीं कर सकते खान साहब का। अब इसी तरह के रास्ते ढूंढने पड़ेंगे, तो ये ट्राई कर लेते हैं। अब जब वो भी नहीं मिला, एक बंदे ने मीडिया पे स्टेटमेंट दी, आपको कितने दिन का रिमांड चाहिए? उसको मार मार के क्या आपने उसको उसकी जान ले लेनी है? अब आप वो नहीं है तो आप कह रहे हैं सैटेलाइट फोन मिल गया, वहां से इंडिया आते हैं। इंडिया वाले क्या कह रहे थे कि ये बातें करें, क्या बातें कर रही हैं ये, लोगों ने बाय कर ली है। इस वक्त आपने पहले वही बात की कि प्रायोरिटीज गलत हैं। आप रिलीफ ऑपरेशन पे फोकस करें। अगर दारोमदारी सियासत के ऊपर है और उसके अंदर इस तरह तोता मैंने की कहानियां निकालनी है तो निकालते जाएं। कल को उनका ताल्लुक चाहे चांद से जोड़ दे, मरीख से जोड़ दे। तो इन बातों का मैं क्या जवाब दूं? ये बिल्कुल बेमैनी बातें हैं। अगर कोई सबूत है तो पेश कर दे अदालत के आगे। ठीक है, राना सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे थे, क्या एलिगेशंस उन्होंने लगाए हैं, वो मैं आप लोगों को सुनवाना चाहती हूँ। जाफर भाई आप वो सुन लीजिए ताकि फिर आप अच्छे तरीके से मुझे एक्सप्लेन कर सकें कि आप ये साबित कैसे करेंगे। सुनवाइए जी। जी जाफर भाई, आपने भी वही काम शुरू कर दिया है जो आपके साथ हुआ, अब आप वो लोगों के साथ करेंगे बकौल हसन खावर साहब के तोता मैना की कहानी, या फिर वेरी वेरी डायरेक्टली मुझे बता दें साबित कैसे करेंगे? जी मैं बताता हूँ, मैं बिल्कुल बताता हूँ। पहले तो हसन खावर साहब ने कहा हम फ़ोटोशॉप के कायल नहीं। वो जो अमेरिकन एम्बेसडर तशरीफ़ लेके गए थे, वो तस्वीर किसने जारी की थी और किसने बनाई थी और किसको दिखाना था? आप किसके साथ ये ड्रामा कर रहे हैं? आप सोशल मीडिया पे कौन कौन सी तस्वीर नहीं लगाते? आप खान की चप्पल की भी लगा रहे होते हैं। एक तस्वीर आपके पास है नहीं, ना आपका KPK का वज़ीर आला, ना पंजाब का। और रही बात खान साहब की, वो क्यों जाएंगे? वो तो अगर हम मर भी जाएं, लाशें पड़ी हों कोयटा में, तब भी उनकी अना अड़े आती है। और रही बात, आप कहते हैं सियासत ना करें,
सैलाब के ऊपर सियासत क्या है? सियासत कोई गलत लफ्ज़ नहीं है। सैलाब की सियासत ये है हसन खावर साहब कि वुज़राए आला को भेजें, उन्हें निकालें, उन्हें कहें कि जाएं और जाके काम करके दिखाएं। जब वो गए ना तो फिर आप तस्वीरें भी बनाएंगे और लगाएंगे भी। आप आ जाइए शहबाज गिल साहब वाले मामले पे। बिनिश जितने लोग भी पकड़े गए हमारे ऊपर, जब जब ये केस बने, हमसे पहले बने, परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में बने, या कोई आम आदमी हो। हाँ, खान साहब ने कह दिया कि अगर मैं भी आम आदमी होता तो जेल में पड़ा होता। वो अपने आप को तो ख़ास समझते हैं, जबकि हसन खावर साहब अभी बहुत दलीलें देंगे कि नहीं जी वो तो रियासत मदीना के दावेदार हैं और आम आदमी से भी नीचे मयार ज़िंदगी है। जब वो खुद ऐलान करते हैं खान साहब, आम आदमी नहीं हूँ, मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, कोई कानून कोई अदालत। तो शहबाज गिल साहब के साथ कोई अनहोना नहीं हुआ। हमने ये कहा कि कहीं भी इस्लामाबाद पुलिस ने और इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन में कोई ऐसा उसके साथ तशद्दुद नहीं हुआ। हाँ, जब वो पंजाब की जेल में थे 2-3 रातें, तो वो हसन खावर साहब पूछे अपनी जेल इंतज़ामिया से, भाई कौन आया, कहाँ आया, कब आया और क्या हुआ, और ये ब्लैक एंड वाइट में बताएं। और अगर नहीं बता सकते तो फिर इनका वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला इस्तीफ़ा दे कि रावलपिंडी की जेल हो, पीटीआई का बंदा हो, और फिर वहाँ पे उसके साथ अगर कोई तशद्दुद हुआ हो तो किसको जो है वो उसका जवाबदार ठहराएंगे? राना सनाउल्लाह साहब को नहीं। और रही स्टेटमेंट राना साहब की, बड़ा सादा से लफ्ज़ों में कहा है कि अगर ऐसा हुआ, और साथ ये उन्होंने कहा है कि ये आज कल में रिकॉर्ड नहीं आ सकता। टेलीफोन का रिकॉर्ड तो बिनिश 2 माह पहले, हफ्ता पहले, 10 दिन पहले कोई कॉल होगी, और अगर ऐसा हुआ, उन्होंने अगर कहा है, तो फिर क्या होगा? यकीनन वो तहकीक होगी और ये टेलीफोन रिकॉर्ड निकल आता है, और जो निकल आया अगर वो हुआ तो आपके सामने लाएंगे। एक बात आपने कही कि इमरान खान जीत गया, उसने कहा कि मैं दहशतगर्दी अदालत जाऊंगा। इमरान खान बिनिश हारा। इमरान खान बनी गाला से मोटरसाइकिल पे भागा, रात नहीं वहाँ पे टिका, और फिर जाके हाई कोर्ट में बगैर पेशी के, ये दूसरा शख्स है, पहला शख्स था राव अनवार। सर इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वो बाइक पर बैठे बनीगाला से भागे, लेकिन इस बात का मेरे पास सबूत है कि आप उनको पकड़ नहीं सके, गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। जी सर, कंटिन्यू। बिनिश जब वो भागे हैं, कहीं गायब रहे हैं तो रहे हैं, ठीक है ना, मैंने सबूत नहीं देना इस बात का। ये 2 अफराद को, एक को सुप्रीम कोर्ट में रिलीफ मिला था, उन्होंने किसी अननोन एड्रेस से ख़त लिखा था, और वो थे राव अनवार साहब। उनके अकाउंट बहाल हो गए, उनके जो है वो ज़मानत के लिए बुला लिया गया, और फिर वो एक सफ़ेद गाड़ी पे जजेस वाले दरवाजे से दाखिल हुए। और दूसरा केस मेरी नज़र में, मुशर्रफ दौर से मैं भी प्रैक्टिकल सियासत में हूँ, और वज़राए आज़म भी साबिक रहे, वज़रा भी रहे, बड़े बड़े लोग रहे। ऐसा नहीं हुआ कि आप घर बैठे हैं और आपको हाई कोर्ट से राहदारी ज़मानत मिल गई। अब जब राहदारी ज़मानत मिली है, वो क्या है कि आपने तीसरे दिन जाना है। अब वो कहता है मैं जाऊंगा। भाई आपको पाबंद किया गया खान साहब, अगर आप इतने तगड़े थे तो आप पहले दिन ही पेश होते। मेरे ऊपर बिनिश 3 पर्चे हुए हैं दहशतगर्दी के, मुशर्रफ दौर में हुए हैं, और हम जाते रहे हैं जेलों में, हम जाके अदालतों से ज़मानतें लेते रहे हैं, ज़मानतें कैंसिल होती रही हैं। लेकिन उस दिन से परवेज़ मुशर्रफ के दौर से लेके आज तक मियाँ नवाज शरीफ के किसी साथी को हथकड़ियों में रोते हुए नहीं देखा आपने, किसी को चीखते चलाते हुए नहीं देखा, किसी को बैन करते हुए नहीं देखा। भाई मर्द बने, अगर आपका ये नज़रिया है, आपकी ये सोच है, तो क्या मुझे हाफिज तारिक साहब ये रहनुमाई फरमाएं, दुनिया में कोई सियासी कारकुन, कोई सियासी नज़रिया या कोई नज़रिया कुर्बानी और मुश्किल के बगैर सिर्फ नारे लगाने से, आके शाम को नाच गाना करने से और झंडे लहराने से इनकलाब आते हैं? भाई गुजरना पड़ता है, हम गुजरे हैं, हम शिकवा, वो एक अलग बहस है कि ये कब ख़त्म होगा, कैसे ख़त्म होगा, ये एक अलग बहस है, लेकिन हम गुजरे हैं। नहीं गुजरना चाहिए सियासी कारकुन को, ऐसे हालात नहीं होने चाहिए, लेकिन ये इनके अपने पैदा कर दें। तो आप जवान बने, अब रोएं और चीखें नहीं, आप कड़ियाँ पहने मुस्कुराते हुए, बेड़ियाँ पहने मुस्कुराते हुए। अदालत से एहसन इकबाल साहब टाई सूट में आते थे, जावेद लतीफ़ साहब बख्तरबंद गाड़ी में कलह वाला सूट पहन के और अदालत में खड़े होकर कहते थे जज साहब दे दीजिए 14 रोज का रिमांड। हमने तो नहीं कहा कि हमें वापस ना जेल भेजें। चलिए आगे आपका पॉइंट, मुझे एक ब्रेक लेना है, उसके बाद ऑफ कोर्स
मैं जो हूँ हाफिज़ तारिक साहब के पास जाऊँगी और फिर उनसे हम रहनुमाई हासिल करेंगे। मैं भी रहनुमाई हासिल करूँगी और जाफ़र इकबाल साहब को भी जो रहनुमाई चाहिए वो भी हम उनसे हासिल करेंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद स्टे विद अस। ब्रेक के बाद जो आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आज सीधी बात जोन के अंदर मुझे ज्वाइन किया हुआ है हसन खावर साहब ने, जाफ़र इकबाल साहब ने, तारिक महमूद साहब ने, और यह मेरा फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है। तारिक महमूद साहब, सीधा सवाल मैं आपके सामने रखूँगी। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ को आपने इस मुद्दे पर भी सुना, आखिर आउटपुट क्या निकल रहा है? मतलब जैसे शहबाज गिल की गिरफ्तारी हुई या सियासतदानों की गिरफ्तारी होती है, इन रीसेंट सिनेरियो शहबाज गिल की गिरफ्तारी हुई है, जुडिशल हो गए, वापस पंजाब चले जाएंगे, अनकरीब उनको ज़मानत भी मिल जाएगी। इमरान खान साहब भी ज़मानतों के लिए जा रहे हैं, उनको ज़मानतें मिल भी रही हैं। इस पूरी प्रैक्टिस का आखिर फ़ायदा किसको है और क्या हो रहा है फ़ायदा इसका? फ़ायदा किसी को नहीं है। पहले तो जो जाफ़र भाई ने ब्रेक से कबल एक बात की, मैं छोटा सा उन पर एतराज़ का लफ्ज़ तो शायद सख्त हो जाए, इख्तिलाफ़ ज़रूर करूँगा। उन्होंने कहा जी शहबाज गिल साहब मर्द बने। अब जो हिम्मत, हौसला, ताकत है, एतराज़ तो बिनिश आपको करना चाहिए था। ये सिर्फ मर्दों तक महदूद नहीं रहा। औरतें जो हैं वो बहुत सारे मामलात के अंदर मर्दों से कहीं ज़्यादा ताकतवर, बहादुर साबित हुई हैं, और बड़े बड़ी जो सियासी ख़वातीन हैं और गैर सियासी ख़वातीन हैं, उन्होंने मर्दों से कहीं ज़्यादा हिम्मत और हौसला दिखाया। तो अब ये जो टर्मिनोलॉजी है हिम्मत और हौसले की, वो अब सिर्फ मर्दों तक जो है। हाँ बिल्कुल, कोई दो राय नहीं इसके बारे में। जी कंटिन्यू। तो अब जो शहबाज गिल वाला मामला है ना, ये शहबाज गिल साहब देखें, कहना था मर्द बने, ये तो नहीं कह सकता कि बहादुर औरत बने। नहीं, जो वो हिम्मत रखें, हौसला रखें, वो ये वाली बात है ना जाफर भाई। अब तो जो है ना सिर्फ वो जो इस्तिआरा या तशबीह के तौर पे इस्तेमाल करना मेरा उस पे। अब शहबाज गिल का जो मामला ना, ये जो आपने एक बात की कि जी इंडिया के साथ ताल्लुक जोड़ना, और ये देखें ये सिर्फ एक शहबाज गिल का नहीं है। ये नवाज शरीफ साहब जब थे तो उनके फैक्ट्रियों से भी जो है वो भारतीय मुलाजमीन निकाल दिए गए, भारत के साथ राब्ते, पीपल्स पार्टी के भी इसी तरीके से, तहरीक इंसाफ अब ज़रा अताब में है या अपोजिशन में है, तो इसलिए हमारा सियासी कल्चर है, हम मुखालफिन के ख़िलाफ़ मुकदमात बनाते हैं। शहबाज गिल के साथ जो हुआ, जाफ़र भाई ने बिल्कुल सही कहा कि कोई अनहोनी नहीं है, क्योंकि इस मुल्क के अंदर जो हज़ारों थाने हैं वहाँ हर रोज़ शहबाज गिल की तरह के आम आदमी पुलिस के हाथों टॉर्चर का शिकार हो रहे हैं, मार खा रहे हैं। एक चीज़ ऐड कर लें, सॉरी फॉर द इंटरसेप्शन, एक चीज़ ऐड कर लें। मैं असल में इसके बारे में बात करना भूल गई, क्योंकि आज जो वीडियो उनकी सामने आई है वो मतीउल्लाह जान साहब का ही सवाल था, जिसके जवाब में उन्होंने बताया कि उनके जिस्म पर इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते थे। प्लीज़ इसको शामिल ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज तशद्दुद जिस पर भी हो वो हाईली कंडेमेबल है, उसकी मजम्मत करनी चाहिए। जी कंटिन्यू। देखिए हम बात नहीं करते हैं बिनिश, लेकिन हकीकत यही है कि हमें पता है कि हमारे थानों में क्या हो रहा है, हमारा कल्चर क्या है, किस किस तरीके से। मैं तो चूंकि कराची में सारा ज़िंदगी रिपोर्टिंग की है, वहाँ पे किस तरह लोगों को मारा गया, चीरे लगाए गए, ना सिर्फ उनको जो है वो रुस्वा किया गया, उनकी फैमिलीज़ को किस तरीके से रुस्वा किया गया। ये हमारा कल्चर है। जुर्म किसी ने किया होता है, पूरे घर की जो है ना वो औरतों को, उनकी बीवी को, बहन को, माँ को उठा के ले आते हैं, भाइयों को लेके आ जाते हैं। ये हमारा ओवरऑल कल्चर है। शहबाज गिल साहब चूँकि प्रोमिनेंट आदमी हैं, या कोई और ऐसा आदमी जिसके पास, जो मीडिया का कोई प्रोमिनेंट आदमी होता है, बाअसर होता है या बाइख्तियार होता है या ताकतवर पैसे वाला होता है, उसकी चीज़ें हाईलाइट होती हैं, उसके ऊपर जो है वो उसकी दादरसी भी हो जाती है। लेकिन इस मुल्क के अंदर हज़ारों इसी तरीके के मामला जो हैं वो रोज़ हो रहे हैं। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि हम हुकूमत में जब आते हैं तो ये भूल जाते हैं कि हमारे साथ अपोजिशन में क्या हुआ। इस शहबाज गिल से कहीं ज्यादा बदतरीन तशद्दुद पाकिस्तान की ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, इनसे पूछें। मैंने अख्तर मेंगल साहब को खुद जेल में जिस हाल में देखा है, मैं उसको बयान नहीं कर सकता हूं। इसी तरीके से कई और पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनके साथ जेलों में क्या क्या सलूक हुआ है। राना सनाउल्लाह साहब के साथ खुद क्या सलूक हुआ, आज वो वजीर दाखिला हैं, वो भूल गए कि उनके साथ क्या हुआ। परवेज रशीद साहब के साथ क्या हुआ, ये जाफर इकबाल साहब जानते होंगे। मियां तुफैल साहब के साथ भुट्टो साहब के जमाने के अंदर क्या हुआ। ये तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन उरूज पे होती है, और चूंकि केसेस कमजोर होते हैं, चूंकि बदनीयती शामिल होती है, चूंकि वो मामला जो है वो सिर्फ उस वक्त अपने सियासी मुखालफिन को दबाने के होते हैं, तो फिर वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, बिल्कुल ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस होते हैं। आई गॉट द पॉइंट। आज तीनों, आज के लिए सर तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगी। थैंक यू तारिक साहब ज्वाइन करने के लिए। जाफर भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, हसन खावर साहब आपको भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला मंडे को फ्रेश शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपका फीडबैक का इंतजार रहेगा। लुक आफ्टर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।